हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी फैमिली दिशा के चैनल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश वोकैब का। और आज देखेंगे आपको कितनी आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कितने आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम आज की अपनी क्लास में। तो आप सभी को भी आंसर करना है। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर देंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे जो आपने आंसर दिया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सभी का मीनिंग देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने वही डायरेक्शन लिखा हुआ है कि आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि इस पूरी कही गई लाइन को, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो ये लाइन लिखी हुई है, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, इसका वन वर्ड में क्या मतलब होगा। मतलब इस पूरी बात को आप एक शब्द में कैसे खत्म कर दोगे, उस एक शब्द को आपको बताना है। और वो एक शब्द कहाँ से होगा, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने अलग अलग। इन चारों में से कोई एक टर्म होगी जो इतनी बड़ी बात ना बोलकर आप उसको एक बात बोल देंगे, एक शब्द बोल देंगे, तो उससे बात का मीनिंग वही निकल कर आएगा जो इतने ग्रुप ऑफ वर्ड से बात बन रही है। ठीक, तो कह रहा है वह व्यक्ति जो अपना, जिसके पास नहीं है, क्या कोई पैसा नहीं है पे करने के लिए, मतलब चुकाने के लिए, क्या अपना लिया हुआ कर्जा। एक वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए अपना कर्जा जो उसने पहले से ले रखा है। जाहिर सी बात है, हम सब अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कभी ना कभी छोटा बड़ा कर्जा किसी न किसी से लेते हैं। ठीक है, लेकिन लेना तो ठीक है, लेकिन आपको उसे विद इन टाइम आपको उसको चुकाना भी होता है। अदरवाइज आपको क्या पुकारा जाता है, आपको क्या कहा जाएगा। अ पर्सन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है अपना पैसा चुकाने के लिए जो उसने उधार लिया है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इंसॉल्वेंट, पुअर या डेस्टिट्यूट या पॉपर। बताइए क्या लगाएंगे आंसर। बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। तो सिंपल समझिए, पहले वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके आंसर लगाओगे। ठीक है, उसके बाद करेक्ट आंसर देखोगे। ठीक है, समझो, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। क्या मीनिंग होता है, दिवालिया। ओके, और वह व्यक्ति जो बैंक से पैसा ले ले या किसी से धन ले ले और उसको चुका ना पाए, उसके पास फिर वापस देने के लिए धन ना हो, तो उसे हम दिवालिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इंसॉल्वेंट ही होगा, पुअर नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब है इसका जरूरी मतलब तो नहीं है कि उसने किसी से धन लिया हो। भाई, गरीब होना एक अलग बात है। गरीब है कोई व्यक्ति, वो अपने गरीबी में जीवन काट सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने किसी से कोई धन लिया हो। ठीक है, तो गरीब होना एक अलग बात है। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, बच्चे आंसर करेंगे जरूर। डेस्टिट्यूट मतलब, तो लिख लीजिए इसका भी मीनिंग। डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा, बेसहारा। ठीक है, ओके, हाँ। अब नेक्स्ट क्या है, पॉपर। तो पॉपर का भी मीनिंग आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैडम पॉपर मतलब क्या होता है। ओके, ये भी आपका बिल्कुल पुअर जैसी ही टर्म रखता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। पुअर जैसी ही टर्म रखता है क्या, पॉपर। जैसे आपने कई बार एक मीनिंग आप सभी बोलते हो, बोलचाल की भाषा में हम यूज भी करते हैं कि वो तो ना बिल्कुल ही कंगाल व्यक्ति है, तो वो उसी की मीनिंग है ये। मतलब पॉपर मतलब कंगाल होता है। ठीक, कंगाल मतलब अत्यधिक गरीब, अत्यधिक गरीब। ठीक है, गरीब हो सकता है उसकी लाइफ में खाने पीने पहनने की हो सकती है चीजें कम हो, उसके पास जो संसाधन है वो कम हो, जो गरीब है। लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सुबह से दोपहर और तीनों टाइम भोजन ना मिलता हो, बट एक टाइम मिलता हो, उसे आप गरीब कह सकते हो। तीनों टाइम नहीं खाता हो सकता है 2 टाइम रूखी सूखी रोटी सब्जी मिल रही हो। ठीक है, नमक रोटी खा रहा हो, उसे आप गरीब कह सकते हो। लेकिन ये कौन है, कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है, ना छत है, और ना पूरी खाने के लिए भी पूरी तरीके से कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या बोलोगे, उसे पॉपर कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक, तो ये मीनिंग होता है, कंगाल बोलते हैं नॉर्मल, और डेस्टिट्यूट बेसहारा, असहाय, ये सब मीनिंग होते हैं। पुअर समझ गए, इंसॉल्वेंट करेक्ट मीनिंग था इंसॉल्वेंट, जिसे आप दिवालिया कहेंगे। तो दिवालिया उसी को कहेंगे जिसने किसी का धन लिया है, मतलब बैंक वगैरह से धन उधार लिया है लेकिन उसको चुका नहीं पाया है, तो उसे दिवालिया घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद करेक्ट आंसर तो मैं बताऊंगी ही। कह रहा है वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में उनकी निंदा करना। ठीक है, इम्पियसली मतलब अपशब्द भी होता है, अपशब्द बोलना, अपशब्द मतलब सम्मान रहित शब्द कहना। ठीक है, तो वर्ड्स अटर्ड मतलब कहे, जो शब्द कहे, बुरे शब्द कहे, किसके बारे में, ईश्वर के बारे में, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो भगवान के बारे में अपशब्द कहता है, उनकी निंदा करता है या उनके बारे में बुरा भला बोलता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे। आंसर लगाएंगे।
क्या वो अमोरल होगा, फिलॉसफी होगी, या लॉजिक होगा, या ब्lasphemy होगा? तो अमोरल होता है अनैतिक। आ अपने आप में एक क्या होती है, आ अपने आप में रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ना। क्या मीनिंग देता है? ना। तो मॉरल का मतलब तुम सभी जानते हो, मॉरल मतलब नैतिक, ठीक है, मॉरलिटी वहीं से आया है। तो अमोरल का मतलब होता है अनैतिक। क्या मतलब होता है? अनैतिक, ठीक है, मतलब जिसमें सभ्यता नहीं है, जो अनैतिक है, जो वो कोई भी आचार व्यवहार नहीं करता जो समाज में मान्य है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको बचपन से सिखाया गया है कि सच बोला करो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, ऐसा सिखाया गया ना, तो ये क्या है? ये नैतिकता है। सच बोलना ही चाहिए, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिकता है, ठीक है। मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, ओके, छोटों सबको प्यार देना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब नैतिक बातें हैं, ठीक है। तो ये नैतिकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसके जस्ट अपोजिट व्यवहार करे वही अनैतिक है, ठीक। बड़ों पे गुस्सा करना, छोटों को पीटना, ठीक है, घर के में तोड़ फोड़ कर देना, किसी को भी राह चलते कूट पीट देना, कहीं पर भी लड़ाई झगड़े कर लेना, असभ्य व्यवहार करना, तो वही क्या है? वो अनैतिक है। समझ गए? फिलॉसफी का मतलब होता है बच्चे दर्शन। हर व्यक्ति का इस जीवन में देखने का, हर एक चीज को देखने का नजरिया, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है दूसरे व्यक्ति से। कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं होते, ना देखने में, ना सुनने में, ना आचार में, ना व्यवहार में। तो उसका जो चीज़ों को देखने का जो नजरिया है उसी को दर्शन कहते हैं। ये अपने आप में एक पूरी ब्रांच है, पूरी शाखा है दर्शन की, जिसके अंदर बहुत स्टडी की जाती है दर्शन शास्त्र की, ठीक है। तो ये दर्शन है, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र कहते हैं। लॉजिक मतलब तुम सब जानते ही हो, तर्क होता है। और ब्लसफेमी बचा, इसका मतलब होता है ईश्वर निंदा, ठीक है। क्या मीनिंग होता है? ईश्वर निंदा। क्लियर है सबको? तो ईश्वर निंदा आपसे पूछ भी क्या रहा था, कोई भी वह व्यक्ति या वो शब्द जो ईश्वर के बारे में बुरे कहे जाएं, ईश्वर की निंदा करें, ईश्वर को बुरा भला कहें, उसको क्या कहेंगे? तो उसको ब्लसफेमी कहेंगे। क्लियर है? यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अ नंबर ऑफ शिप्स। जहाज़ों के बेड़ा को क्या कहते हैं? मतलब पानी वाले जो जहाज हैं उनमें बहुत सारे जहाज एक जगह पर खड़े हुए हैं, तो आप उन सबको क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को क्या बोलोगे? ठीक है, तो उसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट कहते हैं। जहाज़ों के बेड़ा को या जहाज़ों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। और गैलेक्सी तुम सभी जानते हो, आकाश गंगा। कॉन्स्टिलेशन होता है आपका तारामंडल, तारामंडल, नक्षत्र या राशि, ठीक है, 12 राशियां हैं ना, वही। ठीक, ग्रुप मतलब समूह होता है, आप सब जानते हैं, नॉर्मल समूह, ओके, लोगों के समूह को बोलते हैं ग्रुप। ठीक, बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर जरूर लगाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे भाई जो डिक्शनरी बनाता है? मतलब जो डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? आंसर लगाओगे पहले वीडियो पॉज करके। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, क्या उसे जियोग्राफर कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर कहेंगे, लेपिडिस्ट कहेंगे या लिंग्विस्ट कहेंगे? तो समझो, जियोग्राफर क्या होता है? जो भूविद हो, मतलब जिसे भूमि के बारे में, जियोग्राफी के बारे में नॉलेज हो, जिसे भूमि की का नॉलेज हो, जिसे पृथ्वी के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, तो उसे भूविद कहते हैं, या भूविद ऐसे समझ लो। भूमि का विद का मतलब है विद्वान, ठीक है, विद का मतलब है विद्वान, ठीक है, जियोग्राफर, ओके, जिसे भूमि के मतलब पृथ्वी के हर एक चीज के बारे में जिसको नॉलेज है, ओके। जैसे आप भूगोल कहते हैं ना, ज्योग्राफी, तो ये जियोग्राफर है जिसको भूगोल की पूरी नॉलेज है, ओके, ऐसे समझ लीजिए। लेक्सिकोग्राफर, तो बच्चे करेक्ट आंसर यही होगा, लेक्सिकोग्राफर ही कहते हैं उस व्यक्ति को जो डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्शनरी में नए शब्दों को ऐड करता है, जिसमें जोड़ता है, ओके, उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेक्सिकोग्राफर। लेपिडिस्ट क्या होता है? तो वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, ठीक है, वह व्यक्ति जो महंगे महंगे स्टोन्स, मतलब पत्थर या जो आपकी ज्वेलरी है या जो आपके स्टोन्स हैं, जैसे हीरा जवाहरात हुए, इनको काटता है और इनको बनाता है, इनसे आभूषण बनाता है, उसको हम लेपिडिस्ट कहते हैं। ठीक, वन वर्ड में आप जौहरी कह सकते हो, ठीक है। जैसे जौहरी का काम क्या होता है कि वो रत्न आभूषण इन सबको काट पीट के उनसे एक आभूषण बनाता है, ठीक है, मतलब रत्नों से और हीरे के इन सब चीज़ों को काट कर और उनको आकार दे के उनसे आभूषण, ज्वेलरी का निर्माण करता है, तो उसे हम लेपिडिस्ट कहते हैं। लिंग्विस्ट क्या होता है? तो इसे भाषाविद कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाषाविद,
अब विद का मतलब विद्वान होता है, ठीक है, भाषा का विद्वान, जिसे भाषा का ज्ञान हो उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, ये सभी एग्जामिनेशन के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलना है और अपने नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचते हो कि पढ़ते पढ़ते हमें सब याद हो रहा है, नहीं, हमारे दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, और ऐसा ना हो तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको आराम से अपने नोट्स बनाते चलना है। नेक्स्ट देखो, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। उस टेस्ट को क्या कहते हैं जिसमें क्या होता है, सेल्स को, जो बीमारी वाली सेल हैं उनको हम क्या करते हैं, बीमारी वाली सेल मतलब अंगों में जो बीमारी वाली सेल हैं उनको हम क्या करते हैं, हटाते हैं और उनका उपचार करते हैं, मतलब टेस्ट करके फिर उनको हटाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ पर वो सेल हैं जिसमें बीमारी हो रही है, मतलब कैंसर जैसी बात कर रहा है ना, सेल किस में बढ़ती हैं आपको भी पता है। वह टेस्ट या उस क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोस को क्या बोलते हैं, जिसमें हम सेल्स को हटाते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब उसकी जांच करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे सेल्स बढ़ रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में उसको क्या बोलोगे, ठीक। क्या बायोप्सी होती है, क्या ऑटोप्सी होती है, क्या ऑपरेशन होता है, या एम्प्यूटेशन होता है, बताइए। तो समझिए, वीडियो पॉज करेंगे, अपना आंसर लगाएंगे, मैं बताती हूँ आपको उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि आप पहले टेस्ट करते हो, आपको बायोप्सी कराई ही तब जाती है जब किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, ऐसा लगे डॉक्टर को कि मे बी कैंसर हो सकता है, तब बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। तो उसमें उस बात का पता निकल के आता है कि हाँ इस व्यक्ति को कैंसर है, अदरवाइज नहीं है। एक पर्टिकुलर जगह पर जब सेल्स अनलिमिटेड वे में बढ़ने लगती हैं तो वो क्या बनाती हैं, फिर वहाँ पर कैंसर का रूप ले लेती हैं। वही कैंसर है एक्चुअली, अनलिमिटेड वे में किसी भी जगह पर सेल का बढ़ना। ऐसे तो आपकी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, ऑर्गन जितने भी बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल से, टिश्यू जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उससे ही निर्मित हुए हैं। लेकिन जब किसी जगह पर टिश्यू या सेल्स अनलिमिटेड वे में बढ़ने लगेंगी तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्यों, वहाँ पे पार्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब क्यों बढ़ रही है फालतू में, ठीक है, समझ गए ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। इसी टेस्ट को, क्लियर है, किसके लिए होता है, कैंसर की जांच के लिए होता है। ऑटोप्सी क्या होता है, तो ऑटोप्सी को आप सभी जानते हो, जिसे आप पोस्टमार्टम बोलते हो ना, पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम। तो ये वही है जिसे शव परीक्षा कहते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, शव परीक्षा, मतलब जब जो व्यक्ति की डेड बॉडी होती है उसकी डेथ क्यों हुई, जब हम ये पता करने के लिए उसकी पूरी बॉडी को चीरते फाड़ते हैं और उससे पता करते हैं कौन सी बीमारी की वजह से या किसी अटैक की वजह से या किसी पॉइजन की वजह से, किस वजह से इस व्यक्ति की डेथ हुई, तो उसी को ऑटोप्सी कहते हैं। आप सब पोस्टमार्टम को के नाम से इसको जानते हो। ऑपरेशन का मतलब ही चीड़ फाड़ होता है। क्या मीनिंग होता है, चीड़ फाड़। चीड़ फाड़ मतलब किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी पार्ट को बॉडी के चीरना, किसी ब्लेड से, किसी चाकू से या फिर किसी सीजर्स से चीड़ फाड़ कहलाता है। तुम सब जानते ही हो, नॉर्मल टर्म है ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होता है भाई, चीड़ फाड़ करके ही ऑर्गन ठीक किए जाते हैं ना, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। एम्प्यूटेशन क्या होता है, तो इसे हम शरीर मतलब अंग विच्छेद कहते हैं। अंग विच्छेद क्या बोलते हैं, अंग विच्छेद। कैसे अंग विच्छेद, समझिए। एम्प्यूटेशन, तो एम्प्यूटेशन जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके, तो किसी व्यक्ति का अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में मान लीजिए उसकी बॉडी का कोई पार्ट, उसकी बॉडी का कोई पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब पूरी तरीके से कट गया या थोड़ा जुड़ा रह गया, ठीक। और डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि भाई अब ये पार्ट वापस नहीं जुड़ सकता, अब इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये पार्ट पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा और पूरी बॉडी पे इसका गलत असर पड़ेगा, जिससे और बॉडी के पार्ट भी खराब हो सकते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये हाथ किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया, इतना पूरे उसके हाथ का जो ये पॉ है ये पूरा खराब हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा कि आपको यहाँ से अपना कलाई से ये हाथ हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको एम्प्यूटेट कर देंगे, मतलब इसको अंग को काट कर अलग कर देंगे, तो आपका ये जो पूरा हैंड है पीछे का ये कंप्लीटली सेफली बचा रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं, जो प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ये क्या बना देगा, पॉइजन बना देगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल सकता है। बात समझ गए। इस तरीके को अंग विच्छेद कहते हैं इसको। तो अंग विच्छेद मतलब उसमें भी ऑपरेशन ही हो रहा है, आपका बॉडी पार्ट वो काट कर अलग किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर एम्प्यूटेशन कहते हैं। आपसे पूछा गया था बायोप्सी, ठीक है, एक वह टेस्ट जिसमें हम सेल से जो डिसीज बनती है बॉडी के पार्ट में, बॉडी के अंग में, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं जांच करके और उसको वहां से हटाते हैं, उसको बायोप्सी कहते हैं। गॉट इट बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
कह रहा है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एक्सेट्रा, ठीक है, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एक्सेट्रा आर केप्ट। कह रहा है कि एक वह घर मतलब सॉरी एक बड़े से घर में एक रूम मतलब एक कमरा है, एक छोटा सा कमरा, एक बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा, या एक होटल में एक छोटा सा कमरा, या एक शिप में एक छोटा सा कमरा, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है, कांच के गिलास रखे जाते हैं, ग्लासेस मतलब कांच का सामान, ठीक है, डिशेज जहाँ पर आप अपनी भोज्य सामग्री या पदार्थ रखते हो या व्यंजन रखते हो, या फिर स्पून्स रखते हो, चम्मच वगैरह रखते हो, चम्मच के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, या फिर भोजन सामग्री रखते हो, आर केप्ट लिखा है ना, रखे जाते हैं, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए। पोर्टिको बोलते हैं क्या, पेंट्री बोलते हैं क्या, और या फिर मेजिन बोलते हैं क्या, या फिर किचन बोलते हैं, आंसर लगा देंगे जरूर हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और आंसर लगाएंगे। समझिए पोर्टिको का क्या मतलब होता है, तो आंसर लगा दिया होगा ना आप लोगों ने अपने अपने आंसर, और मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि आप सभी ने किचन लगाया होगा। ज़्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया होगा इस क्वेश्चन का वो किचन दिया होगा, ऐसा ही है ना, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। पोर्टिको का मतलब होता है जो आपके घर में जिसे बरामदा कहते हो ना, आप क्या बोलते हो, बरामदा, ठीक है, वो क्लियर, हम उसे कॉरिडोर भी बोल देते हैं, ओके, बरामदा, कॉरिडोर, या आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो बताना, ठीक। तो ये बरामदा होता है, तो क्या बरामदे में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं, या फिर पेंट्री, तो पेंट्री क्या होता है, तो ये होता है खाद्य भंडार, ठीक है, खाद्य भंडार, या भंडार गृह भी कह सकते हैं, भंडार गृह, ठीक है, भंडार गृह। और क्या बचा, मेजिन बचा, तो मेजिन का क्या मतलब होता है बच्चे, आंसर करेंगे तो समझना, हो सकता है आपने ये टर्म पहले ना पढ़ी हो, तो मेजिन का मतलब होता है मेजिन, ठीक है, मेजेनाइन नहीं पढ़ेंगे इसे, मेजिन पढ़ेंगे, ठीक है। मेजिन का मतलब होता है किन्हीं भी दो छतों के बीच में जो बीच की छत है ना उसको बोलते हैं, ठीक, जैसे 2 स्टोरी कोई घर बना है, डबल स्टोरी, ठीक है, तो उसमें जो नीचे वाली जो छत होगी ना, नीचे वाली स्टोरी की जो छत होगी, जो उसकी टेरेस होगी, उसको बोल देंगे मेज़न, क्लियर, या सिंपल समझ लो बीच का भाग, बीच का भाग, या फिर बीच का तल, ठीक है, बीच का तल या छत कह लो। अब जाहिर सी बात है जहाँ तल होगा वहाँ छत तो होगी ही ना, ठीक भाई, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ फर्स्ट स्टोरी की टेरेस पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टोरी है मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी जो टेरेस है ये वही है, और इसके ऊपर जो स्टोरी है उसकी जो टेरेस है वो क्या बोली जाएगी, इस स्टोरी की टेरेस, ठीक। तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं बीच में हूँ, क्यों, इसके ऊपर भी बना हुआ है, समझ गए ना, तो मैं बीच में हूँ, तो ये क्या है, मेज़न, क्लियर, मेज़न है। आगे देखिए किचन, तो किचन क्या होता है बच्चे, किचन होता है रसोई घर, तो रसोई घर में और मैडम जी पेंट्री में क्या अंतर है, समझो, रसोई घर में आप भोजन पकाते हो, ठीक है, जो किचन है, किचन में आप भोजन पकाते हैं मतलब भोजन बनाते हैं, ओके, वहाँ पर आप भोजन बनाते हो, आपका गैस चूल्हा होता है, गैस चूल्हा नहीं, नॉर्मल चूल्हे जो घरों में पहले चलते थे, ठीक है, जिसमें लकड़ी वगैरह से चूल्हे आप जलाते थे, तो वो वहाँ पर आप भोजन को बनाते हैं, वहाँ पर आप भोज्य सामग्री संग्रह करके नहीं रखते हैं। ऐसा होता था ना पहले के ज़माने में, याद करो, जो घर में किचन हुआ करते थे, किचन में पार्टिकुलर उस जगह को किचन, पहले तो उसे किचन पहले हम बोलते ही नहीं थे, पहले हम क्या कहते थे, उसे चूल्हा कहते थे या रसोई घर कहते थे, या फिर चौका कहा जाता था गाँव में, ठीक है, कि चौके में ऐसी चीज़ रख दो, क्लियर है, बताना किन बच्चों को ये टर्म याद है या घर में बोली जाती है, ठीक है, कमेंट जरूर करना। तो किचन उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर आपका गैस चूल्हा होता है और जहाँ पर भोजन बनाया जाता है, खाना बनाया जहाँ पे जाता है, क्लियर, कि बस अब दाल चढ़ा दी, अभी चावल चढ़ा दिया, अभी सब्जी हो गई, अभी रोटी बना दी, तो उस पार्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी जगह पर आपके भंडार गृह भी हो, लेकिन पेंट्री जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी होती हैं उस जगह को हम पेंट्री कहते हैं, क्लियर है बच्चे, ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ओके। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ फॉरेनर हु सेटल्ड इन अ कंट्री, एक वह व्यक्ति जो सेटल हो गया है किसी कंट्री में, तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रांट, एलियन या विजिटर, समझिए, एक वह व्यक्ति, एक फॉरेनर, फॉरेनर मतलब विदेशी है ना कोई,
जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो उस देश के लोगों के लिए हम विदेशी ही होते हैं। तो कोई विदेशी है और वो सेटल हो गया है किसी कंट्री में, जाहिर सी बात है अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा है। जब अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा है, भाई विदेशी है तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री में ही गया होगा। अपनी कंट्री में होता तो फिर विदेशी क्यों कहलाता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के हो, आप इंडिया के हो और आप यूएसए चले गए, तो आप यूएसए के लोगों के लिए क्या हुए, अभी फॉरेनर हुए ना, हुए या नहीं हुए, ठीक है। उनके लिए आप विदेशी हुए, उनके देश के नहीं हो ना, तो उनके देश के नहीं हो तो आप विदेशी हो। अब आप उनके लिए विदेशी हो तो वो आपको क्या कहेंगे, फॉरेनर बोलेंगे, ठीक है। आप फॉरेनर हो और आप जाके उनकी ही कंट्री में क्या हो गए हो, सेटल हो गए हो, यही तो बोल रहा है। हु सेटल्स इन अ कंट्री, उसने पर्टिकुलर कंट्री नहीं बोला, भाई दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हो। तो उस व्यक्ति को जो अपने देश को छोड़कर और किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो गया है, उसको आप क्या बोलेंगे, इमिग्रांट या इमिग्रेंट। आंसर लगाएंगे जरूर, पॉज करेंगे पहले वीडियो को समझिए। ध्यान रखना दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा साउंड करता है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पे, ठीक है। इमिग्रांट, जो कोई व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति जो दूसरे देश में जाके सेटल हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इमिग्रांट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अप्रवासी बोलते हैं। मतलब वो उस देश का नहीं था ना, ठीक है, उस देश का नहीं था। या सिंपल हिंदी में लिख लो, किसी दूसरे देश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर बसने वाला, ठीक है। अब ये क्या है तो ये भी इमिग्रांट है, ये भी प्रवासी या व्यक्ति से ही संबंधित दूसरे देश की ही बात करेगा, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। ये क्या है, ये प्रवासी है, मतलब इसने क्या कर दिया, प्रवास ही ले लिया है। इमिग्रांट क्या होता है, कैसे प्रवास ले लिया, ये दूसरे देश में जाके बस गया है अभी हमेशा के लिए, ये में भी वापस आ सकता है, ठीक है। ये भाई दूसरे देश में जाके बसा है, सेटल हुआ है ना, वहाँ पे सेटल हुआ है, कुछ समय बाद वापस भी लौट सकता है अपने देश, लेकिन इसने क्या किया है, ये पूरी तरीके से चला गया है किसी अपने देश को छोड़कर और वापस जाकर किसी कंट्री में परमानेंट रहने लग गया है, दैट कॉल्स इमिग्रेंट। समझ गए, ठीक है। प्रवासी है, जैसे अभी पीछे सुनक का बहुत वो आया था ना इंग्लैंड में, जब आपके चुनाव वगैरह हुए थे पीएम के, ठीक। तो जो सुनक हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे, इंडियंस थे, बट वो कई सदियों से या ये कहूँ कि कई सालों से, कई दशकों से, कई पीढ़ियों से इंडिया नहीं आए हैं। लेकिन मूल प्रवासी कहाँ के हैं, मूल प्रवासी उनका मतलब मूल नागरिक वो कहाँ के रहे होंगे, मतलब उनके जो पूर्वज थे, अभी तो वो लंदन के ही हैं, आपके वहीं रह रहे हैं, ब्रिटेन में ही रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उस वक्त जब उन्हें हम भारतीय मूल का कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके पूर्वज भारतीय मूल के थे, तो वो क्या थे, वो इमिग्रांट नहीं है, वो इमिग्रांट हैं। क्यों, क्योंकि वो स्थायी रूप से वहाँ बस गए हैं। तो नॉर्मल समझिए, स्थायी रूप से दूसरे देश में बसने वाला, ठीक है, दूसरे देश में बसना, ठीक है। स्थायी रूप से अभी आप बस गए हैं दूसरे देश में, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, अब नहीं, आपको वहीं की सिटीजनशिप भी मिल गई है, आप वहीं रहने लगे हो, सब कुछ वहीं है, ठीक है। एलियन क्या होता है, तो एलियन आप सभी जानते हो क्या होता है, विदेशी ही होता है, लेकिन कैसा विदेशी, जो इस ग्रह का भी ना हो, ठीक है। स्ट्रेंजर, जिसे आप विचित्र भी बोल सकते हो, अजनबी कह सकते हो। अब इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब ही इंसान हैं, हम सब जानते हैं। आप सबने पीके मूवी में देखा होगा, जो पीके है वो क्या है, वो एलियन है। क्यों एलियन है, क्योंकि भाई वो उसका नहीं है। अब वो मूवी कौन सी थी, तारे ज़मीन पर, ठीक है, तारे ज़मीन पर, हाँ शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार। तो उसमें भी हमने एलियन को देखा था, वो हमारे जैसा नहीं दिखता था ना, विचित्र था ना, ठीक है। वो कौन सी मूवी है, मुझे करेक्ट, हाँ शायद मैंने मूवी का नाम गलत बोला है, कोई मिल गया, करेक्ट, मूवी का नाम क्या है, कोई मिल गया, ठीक है। तो कोई मिल गया मूवी में क्या हमने देखा था, एलियन देखा था, उसका फेस कैसा दिखता था, ठीक है। आपको पता है ना, वो इंडियन जैसा, मतलब इंडियन छोड़ो, इंसान जैसा भी नहीं लगता था ना, बिल्कुल पूरी तरीके से अलग था, तो उसे आप एलियन कहेंगे, ठीक है। अब इस दुनिया में, इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं वो रंग रूप में एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, अलग हैं सबका, जो ह्यूमन हम सब हैं आपस में, अलग अलग देशों के, तो सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हैं तो सब इंसान ही ना, मतलब हाथ पैर नाक मुंह एक जैसे ही है ना, सबके दो ही हाथ हैं, कोई ऐसा तो नहीं है नहीं चार पैरों से चल रहा है इंसान होकर भी, समझ गए। लेकिन एलियन के साथ मामला दूसरा है, समझ गए। विजिटर क्या होता है, तो भाई आप जब जाकर किसी स्थान को पार्टिकुलर विजिट करते हो, देखते हो वहाँ क्या चीज़ें हैं देखने लायक, क्या नहीं, आप घूमने जाते हो किसी स्थान को देखने जाते हो, तब आप उसको क्या बोलते हो, उस घूमने वाले व्यक्ति को विजिटर कहते हैं,
ठीक है, आप विजिट करने गए तो आप विजिटर हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में गए, आप किसी हॉस्पिटल में गए, अब आप सिर्फ मंदिर में पूजा करने नहीं गए, आप किसके लिए गए, मंदिर देखने गए कि मंदिर में एरिया कितना है, मंदिर में सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं या नहीं है, कौन सी चीज़ की कमी है, तो फिर आप विजिटर कहलाओगे। ठीक, और विजिटर में और टूरिस्ट में भी अंतर होता है, समझ गए। टूरिस्ट मतलब जो स्थान देखने के लिए बना है पार्टिकुलर, जो उस स्थान को देखने जाते हैं उन्हें टूरिस्ट कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जो पार्टिकुलर ये पूरा प्लान करके जाते हैं कि हम उस जगह ही जा रहे हैं, हाँ क्योंकि वो स्थान बना ही देखने लायक है, वहाँ पे ये चीज़ है देखने लायक, वो सिर्फ उसी जगह पर जाएंगे, टूर करेंगे, समझ गए। विजिटर, आप चल रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल में आपका कोई मित्र है, कोई और है जान पहचान का जो बीमार है, आप उसको देखने गए हो, देन आप यूज़ कर सकते हो कि आप हॉस्पिटल में विजिट करने गए हो। जैसे डॉक्टर आता है तो डॉक्टर मरीज को चेक करने आता है कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, इसका ऑपरेशन हुआ था, इसमें सब ट्रीटमेंट सही से हो रहा है या नहीं, इसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है अभी, तो वो क्या करने आता है, किस पर आता है, विजिट पर आता है। ठीक, एक तरीके से दौरा होता है, अगर हिंदी की भी बात करोगे तो क्या बोलोगे, दौरा। ठीक है, दौरे पर आता है तो विजिटर कहलाता है, समझ गए ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, कुछ भी अपनी स्वेच्छा से करना। ठीक है, कुछ करना किसके अनुसार करना, वंस ओन फ्री विल। फ्री विल मतलब स्वेच्छा से करना, मतलब अपनी इच्छा से आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, स्वेच्छा से, ओके, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, क्लियर। आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप वन वर्ड में क्या बोलेंगे, तो विलफुली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। विल मतलब इच्छा, ठीक है, लेकिन जानबूझकर, कैसी इच्छा, जिस काम को आप जानबूझकर करें। तो जानबूझकर, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो ना, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, जॉब के लिए, तो जानबूझकर कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ एक रिजल्ट आएगा, वो सारे काम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जानबूझकर। ऑब्लाइजिंगली का मतलब क्या होता है, ऑब्लाइजिंगली मतलब आप किसी का क्या कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, किसी का आदर कर रहे हो, क्लियर, ये मीनिंग है। आवाज़ आ रही होगी ना, शायद मैं एक बार चेक कर लूँ, आवाज़ क्लियर है मेरी, ठीक है, ओके, ठीक। तो ऑब्लाइजिंगली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप किसी, जैसे आप किसी का ऑब्लाइज करते हो, मतलब किसी के जब आप आज्ञा पालन करते हो तो काम कैसे कर रहे होते हैं, नम्रतापूर्वक आप उसका आज्ञा पालन करते हो। ठीक, तो ऑब्लाइजिंगली का प्रॉपर मीनिंग भी क्या होता है, नम्रतापूर्वक। ठीक है, नम्रतापूर्वक मतलब विनम्र भाव से। ठीक है, दूसरा मीनिंग विनम्र भाव से, ओके, विनम्र भाव से। आप सभी को आंसर अपना लगाना है, पहले वीडियो को पॉज करके जरूर, तब पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं, तब फिर चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी समय तक रुक पाएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, वॉलंटियरली। तो वॉलंटियरली का मतलब होता है स्वयं सेवक। ठीक, आप वॉलंटियर ले रहे हो, स्वयं सेवक। अब स्वयं सेवक कैसे होते हैं बताइए, वो स्वयं सेवा करते हैं, मतलब ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी। ठीक है, तो वो काम कैसे किया जाता है, जब आप स्वेच्छा से कोई काम करते हो, अपनी इच्छा से। वॉलंटियर कभी भी बनाए नहीं जाते, वो स्वयं बनकर आते हैं। जैसे कहीं कोई पर कोई आपदा आ गई, कोई विपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया, तो एकदम से वॉलंटियर्स समाज में से निकल के आते हैं, जो स्वयं अपनी भी मदद करते हैं और समाज में जो उससे पीड़ित वर्ग हुआ है उसकी भी मदद करते हैं, उन्हें हम वॉलंटियर कहते हैं। और यहाँ पे वॉलंटियरली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्वेच्छा से। मतलब कोई काम जब आप स्वेच्छा से करते हैं तो हम उसी को क्या कहेंगे, वॉलंटियरली कहेंगे। कंपल्सरीली का क्या मतलब होता है, तो अनिवार्य रूप से। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य होता है ना, जैसे आपके एग्जामिनेशन में मान लीजिए 20 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल आर कंपल्सरी। ठीक है, लिखा भी होता है नोटिस में, क्लियर, कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं बिकॉज ऑल आर कंपल्सरी। ठीक है, तो कंपल्सरीली लिखा हुआ है अनिवार्य रूप से, ठीक है, या अनिवार्य, ओके, अनिवार्य रूप से लिख लेंगे, अनिवार्य रूप से। ठीक है, करेक्ट ये हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या था भाई, वॉलंटरली। ठीक है, स्वेच्छा से जब आप कोई काम करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के कोई दबाव में नहीं करते, तब आप वॉलंटियर कहलाते। ओके बच्चे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन, वह व्यक्ति जो स्त्रियों से क्या करता है, घृणा करता है, उसको क्या कहोगे वन वर्ड में। ठीक है, वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानव जाति से प्रेम करने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला, ओके, प्रेम करने वाला मतलब मानव का कल्याण चाहने वाला। अब जो कल्याण चाहेगा वो प्रेम ही करेगा, नफरत तो करेगा नहीं। ठीक है, तो मानव जाति का कल्याण चाहने वाला, मानव जाति से प्रेम करने वाला। अब इसमें एक रूट वर्ड है फाइल। कौन सा रूट वर्ड है, फाइल, PHILE। ठीक है, फाइल कहीं पर भी आपको दिख जाए, किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ही लगेगा, ठीक है, प्रीफिक्स सही है, स्टार्टिंग में लगेगा तो समझ लेना वहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रेम, सौहार्द,
इन सब की बात करेगा, अच्छाई की बात करेगा। ओके, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? साधु संत होता है, साधु या संत या भिक्षुक भी कह सकते हो, ठीक है, भिक्षुक। अब क्या है कि साधु संत भी भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस वे में, ठीक है। अब यहाँ से समझो मिजोगाइनिस्ट, तो इसमें रूट वर्ड है मिजो। मिजो का मतलब ही होता है घृणा करना बच्चे। क्या मतलब होता है? घृणा करना, ठीक। गैमिंग, गैमिस्ट जो लिखा हुआ है इसमें एक रूट वर्ड छिपा है गैमिंग, GAMY, ठीक है। तो गैमी का मतलब क्या होता है? शादी। क्या मीनिंग होता है? शादी, ठीक। अब ये कैसा व्यक्ति है जो घृणा करेगा? किससे करेगा भाई? शादी से करेगा, ठीक। ये घृणा करेगा लेकिन किससे करेगा? शादी से करेगा। तो इसका क्या मीनिंग होगा? अभी इसका मीनिंग क्या निकल कर आएगा समझो, ठीक है। इसका मीनिंग होगा शादी से घृणा करने वाला, शादी से घृणा करने वाला व्यक्ति। हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे तो ये पूछ रहा है जो स्त्रियों से घृणा करे उसे क्या कहेंगे। तो वो एक ही बचा, मिजो मतलब घृणा, बता दिया, मिजो मतलब घृणा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है गायने, तो गायने का मतलब होता है स्त्री। गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हो ना आप, गायने के पास गए थे, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, गायनेलॉजिस्ट। ओके, अब तो ये क्या है? मिजोगाइनिस्ट। तो मिजोगाइनिस्ट मतलब वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करे, वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करे। तो आंसर मिल गया, ठीक है, घृणा करे, वह व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करे। तो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जामिनेशन में मोस्ट फेवरेट है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। उस सिस्टम को, उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसमें वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं? वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं, जैसे हर एक चीज़ का एक नाम है। इसको क्या कहा गया है भाई? जो आपके सामने दिख रहा है ये डिजिटल बोर्ड है, मेरे हाथ में क्या है? डिजिटल मार्कर है, समझ गए, ठीक। हर एक चीज़ का एक नाम है। तो उस सिस्टम, उस पद्धति, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें नामकरण किया जाता है चीज़ों का? तो क्या बोलेंगे? मिनिएचर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं, या नोमिनिक्लेचर बोलते हैं? बताइए। तो सिंपल ही समझ लिए, नोम, जैसे नोम आ गया ना, नोम मतलब नाम, ठीक। तो आंसर तो हमें देख के ही तुक्का लग जाएगा, एकदम सही। नोमिनोक्लेचर कहते हैं। नोमिनोक्लेचर का मतलब होता है नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति, वह पद्धति, वह सिस्टम जिसमें किसी भी वस्तुओं का नामकरण किया जाता है। ठीक है, हम सबका भी नामकरण संस्कार हुआ है ना, नाम है सबके एक, लेकिन हम क्या नहीं है? हम वस्तु नहीं है, तो हम इसमें नहीं आएंगे, समझ गए। हम क्या हैं? हम जीवित हैं, मतलब लिविंग हैं, और क्रिएचर हैं पूरे, ठीक है। तो इसमें वस्तुओं की बात होगी। नेक्स्ट, जेनोसाइड क्या होता है? तो किसी मानव जाति की हत्या करने वाला, मतलब किसी जाति विशेष की जो व्यक्ति हत्या कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड बोलते हैं। साइड का मतलब ही होता है हत्या, ये भी आपका रूट वर्ड है, और ये सफिक्स है, हमेशा लास्ट में लगा मिलेगा। जेनो मतलब मानव जाति, ठीक है। मिनिएचर क्या होता है? तो सूक्ष्म रूप, मिनिएचर, ठीक है, माइक्रो रूप मतलब छोटा रूप। ओके, हॉर्टिकल्चर क्या है? तो ये कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि, हॉर्टिकल्चर जिसमें किसी कृषि विज्ञान कह सकते हो, जैसे मतलब जिसमें हम कृषि से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन करते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। मिल गया सभी का आंसर। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, और इनके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग। एक रेज्ड मतलब उठा हुआ या थोड़ा ऊंचा जमीन से, ठीक है, क्या? पैसेज वे, रास्ता है, किसमें है? किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है। तो उस रास्ते को क्या कहोगे? जो किसी भी बिल्डिंग में बना हुआ होता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? जैसे हमारे आपके घर में भी होते हैं, ठीक। तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? हमारी बोलने की टोन अलग होती है। हमारे घर में जो, जैसे रूम से बाहर निकले, अब रूम से बाहर निकले, एक लंबा सा रास्ता गया है दूसरे रूम तक जाने के लिए, या सामने बरामदे में जाने के लिए, या किचन तक जाने के लिए, तो उसी की बात कर रहा है। किसी भी बिल्डिंग में, किसी बड़ी बिल्डिंग हो चाहे छोटी बिल्डिंग हो, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, इन सभी में एक रास्ता होता है भाई। एक स्थान दूसरे स्थान से किसी ना किसी रास्ते के थ्रू जुड़े होते हैं ना, ठीक है। आपको किचन तक जाना है तो कॉरिडोर को पार करना होगा, रूम को पार करना होगा, हो सकता है इधर से मुड़ना हो, उधर से मुड़ना, तो उसी रास्ते की बात कर रहा है कि क्या कहोगे किसी भी बिल्डिंग में बने हुए एक रास्ते को, ठीक। क्या बोलोगे? वॉक वे बोलोगे, वॉक आउट बोलोगे, वॉक अबाउट बोलोगे, या वॉक ओवर बोलोगे? आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। जल्दी से आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे एक बार जरूर। समझिए, सिंपल है। क्या कहते हैं? वॉकवे, समझो। वॉकवे का मतलब क्या होता है? यही
किसी भी बिल्डिंग में, ना सिर्फ बिल्डिंग में ही, यहाँ तो चलो बिल्डिंग लिखा है, अगर कहीं आ जाए ना कि मान लीजिए कोई एक गार्डन है, ठीक है, या कोई एक बगीचा है, और उसमें बगीचे में भाई बीच बीच में पेड़ लगे होंगे, क्यारी होगी, फूल होंगे, पौधे होंगे, ठीक है, उसके बावजूद एक रास्ता बना होगा कि जहाँ से आप उस नज़ारे को देख सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, उसको निहार सकते हो, ठीक है, तो उस रास्ते को क्या बोलेंगे? तो यहाँ तो केवल बिल्डिंग लिखा है, अगर आ जाए एग्जामिनेशन में कि बिल्डिंग की जगह वो गार्डन लिख दे, ठीक है, क्लियर है, गार्डन लिख दे या कोई भी और नाम लिख दे, और उसमें आपसे उस वे को पूछ ले, उस रेज्ड पैसेज वे को पूछ ले कि उसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना वॉक वे बोले। क्या बोलेंगे? वॉक वे का मतलब ही रास्ता होता है। वॉक मतलब चलना और वे मतलब रास्ता, ठीक है, वह रास्ता जिस पे चला जाए, तो आपके चलने के लिए ही बना है वो, जाहिर सी बात है। वॉक आउट क्या होता है तो बता दीजिए। वॉक आउट सिंपल समझना, वॉक आउट का मतलब हड़ताल होता है, हड़ताल, जिसे आप इंग्लिश में स्ट्राइक भी नाम से भी जानते हो, मतलब काम बंद करके हड़ताल पे चले, ठीक है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉक अबाउट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर लगाएं। बताइए, वॉक अबाउट आंसर जरूर करेंगे, मुझे वॉक अबाउट का आप लोगों से आंसर चाहिए। समझो, वॉक अबाउट क्या होता है? जैसे हम चल रहे हैं तो वॉक वे है, नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं स्पेशली किसी एम को लेकर, तो जैसे सुबह शाम की जो वॉक होती है, तो उस वक्त आप घर में नहीं चल रहे, मतलब आप घर में चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, वॉक वे है, उस रास्ते को कहते हैं वॉक वे, ठीक। लेकिन अब आप यहाँ पे बात उस रास्ते की नहीं हो रही, वो कह रहा है वॉक अबाउट। तो वॉक अबाउट समझो, कहते हैं जिस चीज़ की हम सैर करते हैं, मतलब जैसे आप सुबह सुबह सैर पर जाते हो, सैर मतलब मॉर्निंग वॉक, ठीक, तो इसी को आप मॉर्निंग वॉक कहते हो या इवनिंग वॉक, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, ठीक है, सिंपल समझो। और वन वर्ड में बोलोगे तो इसी को आप सैर कहते हो, सैर करना। सुबह और शाम ही सैर पर जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है दोपहर में धूप निकल रही है चलो सैर कर आते हैं, ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसे कहते हैं। वॉक ओवर क्या होता है? वॉक ओवर कर लिया। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे बच्चे, इसके बाद आंसर लगाएंगे जरूर। हाँ, इसको कर दो। देखो, वॉक ओवर क्या होता है? आसानी से जीत जाना किसी भी चीज़ को, के भाई ओवर मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर आ गए, अभी ऐसे समझ लो, सिंपल, ठीक है। तो वॉक ओवर मतलब आसानी से कोई चीज़ जीत जाना, या आसानी से जीतना, या आसान जीत, आसानी से जीतना, या फिर लिख लो आसान जीत। और मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चों को इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता था, ठीक है। आसान जीत मतलब किसी को आसानी से हरा दिया आपने, तभी तो आप आसानी से जीत पाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मिल गया, वॉक वे होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस। अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, क्योर मतलब उपचार, ठीक है, एक ऐसा उपचार, एक ऐसी दवा जो सारी ही डिसीज में काम करे, ठीक है, मतलब कोई भी बीमारी हो वो सब में काम करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेक्सेटिव, पेनेशिया, एंटीडोट या परगेटिव? बताइए। एक बार वीडियो को सभी पॉज कर लेंगे, ठीक, उसके बाद बच्चे आंसर करेंगे जरूर। बताइए जल्दी से, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे सभी। समझ लो, लेक्सेटिव और परगेटिव दोनों में सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। ये दोनों ही नाम यूज़ होते हैं पेट साफ करने वाली दवाई के लिए, पेट साफ करने वाली दवा, पेट साफ करने वाली दवा। नेक्स्ट क्या है? पेनेशिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेनेशिया। तो तुम सभी जानते हो पेनेशिया का नॉर्मल हिंदी मीनिंग होता है रामबाण, रामबाण औषधि, रामबाण औषधि। अब बताओ जरा, राम का जो बाण था वो कभी भी खाली जाता था क्या? जो लक्ष्य कर दिया गया राम के बाण से, जो लक्ष्य हो गया वो कभी भी खाली नहीं जा सकता, वो अपने टारगेट को पूरा करके ही आता था, इसलिए उसको कहते क्या है? रामबाण, मतलब वो खाली नहीं जा सकता चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक। एंटीडोट क्या है? तो ये क्या होता है? जहर को ख़त्म करने वाली दवा, जहर को ख़त्म करने वाली दवा, ठीक है, करने वाली दवा, ओके, बात समझ गए, ठीक। लेक्सेटिव और परगेटिव ये क्या है? पेट साफ करने वाली औषधि हैं। जैसे आप लोगों को कभी लूज मोशन हो जाता है तो पता नहीं कैसी कैसी दवाई लेकर आते हो आप लोग, ठीक है ना तो ये वही है, ओके, बात समझ गए। अच्छा, तो आंसर क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब रामबाण है भैया, किसी भी औषधि में किसी भी बीमारी में दे दो वो काम करेगा ही जरूर, समझ गए, पेनेशिया आएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाओ आगे, देखो
क्वेश्चन नंबर 13, वन हु कैन नॉट स्पीक, वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। भाई उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो बोल नहीं सकता? वन हु कांट। डीफ मतलब क्या होता है? बहरा होता है। डीफ है भाई, उसे सुनाई नहीं देता। डम्ब मतलब गूंगा होता है, गूंगा है। विजनलेस मतलब जिसको दृष्टि बाधित है, दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित, ठीक है, दृष्टि बाधित या सिंपली अंधा कह सकते हो। विजनलेस, उसको दिखाई ही नहीं देता। और लेम, लेम मतलब लंगड़ा होता है, लेम मतलब लंगड़ा। अब बताइए, आप बताइए आंसर क्या लगाओगे? आई डू होप सभी ने लगा ही दिया होगा। जो बोल नहीं सकता उसी को तो हम क्या बोलते हैं? डम बोलते हैं, मतलब गूंगा बोलते हैं। कौन होता है? जो बोल नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग टू कैटल क्या होता है? पर्टेनिंग टू कैटल मतलब कैसा प्रतीत होना, कैटल के जैसा, जो आपके जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनके जैसा। तो इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे सभी, और वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करोगे? अपना आंसर लगाओगे। इसके बाद फिर मैं आपको बता ही रही। तो कैनाइन क्या होता है समझो। इसका मतलब होता है नुकीले दांत। अब नुकीले दांत किसके होते हैं? नुकीले दांत, हालांकि हमारे आपके भी दिए हैं भगवान ने 2 नुकीले दांत, ये साइड साइड वाले जो रहते हैं, ठीक है, नुकीले दांत। बट पार्टिकुलर किसके लिए यूज़ करते हैं? जैसे कुत्ते के दांत होते हैं, ठीक है, कुत्ते के दांत, कुत्ते के दांत। अब ये फेलाइन क्या है, और वोविन क्या है, और वर्मिनियस क्या है? एक बार जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में भी चाहिए मुझे आप लोगों के। समझो, ध्यान रखना। फेलाइन क्या होता है? तो जैसे तुम लोगों ने घर में बिल्ली वगैरह जरूर पाली होगी, बिल्ली कुत्ता कुछ पालते हो ना, तो ये वाला तो कैनाइन दांतों से संबंधित है, वो भी नुकीले दांत। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये बिल्ली से संबंधित, बिल्ली से संबंधित, मतलब ये बिल्ली से संबंधित। ठीक है, बिल्ली जैसी आकृति। अब पर्टेनिंग का भी मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, पर्टेनिंग का मतलब संबंधित होता है। तो अब तुमसे यही पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी टर्म है जो कैटल से संबंधित है। ठीक है, मतलब मवेशी जैसा जो साउंड करे, तो इनमें से कौन है जो मवेशी? तो क्या आप कुत्ते को मवेशी कहोगे? बिल्ली को मवेशी में रखते हैं क्या? या फिर बोविन को मवेशी में रखते हैं, या वर्मीनियस को मवेशी में रखते हैं? तो वर्मीनियस का क्या मतलब होता है समझ लो। वर्मीनियस मतलब घिनौना। क्या मतलब होता है? घिनौना। घिनौना मतलब बहुत ही खराब, से देखकर मन खराब हो जाए, है कोई भी ऐसी ऐसी कोई दृश्य आ जाना आंखों के सामने जो घिनौना है, मतलब जिसको देखकर आपका मन खराब हो गया, तो उसे घिनौना कहते हो ना। ठीक, बहुत ही घिनौना दृश्य था। तो बचा क्या? बोविन। तो बच्चे समझना, बोविन का मतलब ही होता है जैसे आपके बैल जैसे दिखाई देने वाला, बैल जैसा दिखना, ठीक है, या गाय जैसा दिखना, या गाय जैसा दिखना। तो अब बता दो, अब तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या होगा, बैल या गाय जैसा दिखना। समझ गए? अब बैल, गाय, भैंस, ये सब किस में आते हैं? यही मवेशी हैं, यही जानवर हैं। कौन से जानवर? जो ऐसे सिंपल समझ लो, जिनका आप दूध अपने खान पान में यूज़ करते हो, ठीक है, मवेशी कैटल। ठीक है, तो इसमें कौन सा कैटल से संबंधित था? तो आंसर मिल गया हमें वोवेन। ओके, बढ़े जाएंगे। नेक्स्ट देखो 15, देखो कह रहा है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। किसी व्यक्ति को देखना, कैसे देखना? एंग्री मतलब गुस्से में, ठीक है, गुस्से में देखना, और उसे और क्या कह रहा था? एंग्री मतलब गुस्से में, और थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरे तरीके से देखना कि अच्छा शांत हो जाओ, नहीं तो या तो गुस्सा करूंगा या मारूंगा। ठीक है, धमकी देना किसी को, ठीक है, इस वे में देखना, किसी को घूरना या गुस्सा करना। ठीक है, तो ग्लोअर होगा, नो होगा, नैस होगा, या ग्राइंड होगा। गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है अभी, है ना। चलिए समझो, तो ग्लोअर का क्या मतलब होता है? ये होता है किसी को तिरछी निगाह से देखना। तिरछी निगाह मतलब तिरछी नज़रों से देखना, तिरछी निगाह से देखना, तिरछी निगाह से देखना। ये ग्नो क्या होता है? एक बार वीडियो को पॉज करेंगे सभी, और फिर आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो ग्नो का मतलब होता है दांत से काटना। क्या मीनिंग होता है? दांत से काटना, मतलब काटना ही होता है पार्टिकुलर मीनिंग, लेकिन ये इसमें क्या मीनिंग है कि आप दांत से कोई चीज़ काट रहे हो।
ठीक है। नैस, तो नैस का क्या मतलब है, और ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब सभी जानते हो, पीसना, पीसना, ठीक है, ग्राइंड कर दिया, पीस दिया। अब बचा नैस, तो नैस का मतलब, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अब आप इसका मुझे क्या लगाओगे, आंसर बताओगे करेक्ट, ठीक है। एंग्री और, अच्छा नो, अच्छा समझ लेना, ये है किसी भी चीज़ को दांत से किटकिटाना। अच्छा, आपसे पूछ कुछ और रहा था, किटकिटाना, ठीक है? दांतों को किटकिटाना होता है नॉस। अच्छा, पूछ ये रहा था आपसे एंग्री और थ्रेटनिंग वे में देखना, तो ये ग्लोअर होगा। आंसर करेक्ट क्या होगा, ग्लोअर होगा। तिरछी निगाह से जब आप किसी को देखते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हो, उसको एंग्री वे में ही देख रहे होते हो। भाई आप तिरछी निगाह से ऐसे देखते हो ना, तो गुस्से में ही तो देखते हो। कभी किसी को तिरछी निगाह से प्यार से देखा है, ठीक है ना। तिरछी निगाह से देखने का मतलब ही है नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर तो होगा ग्लोअर, लेकिन ग्लॉस का मतलब होता है, ग्लॉस का मतलब होता है किटकिटाना या दांत बजाना, दांत बजाना। कैसे समझो, जैसे जब सर्दी में आप नहा के आते हो तो बहुत जोर से दांत किटकाते हो, ऐसे ऐसे करते हो ना, ठीक है, सर्दियों में। ओके, ग्राइंड मतलब पीसना होता है, सभी समझ गए। नो मतलब दांत से काटना होता है, और ग्लोअर मतलब तिरछी निगाह से देखना। तो आंसर मिल गया हमें। ये कह क्या रहा था, किसी व्यक्ति को लुक, लुक मतलब देखा है, कैसे, गुस्से या थ्रेटनिंग वे में, तो ग्लोअर होगा करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए, पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो थोड़ा है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी है, तो उसको क्या कहेंगे। एक ऐसा वर्क, एक ऐसा काम जिसमें पोस्ट कैसी है, काम बहुत कम है और सैलरी हाई। सिंपल समझिए, डायरेक्टर नहीं होगा, ट्रस्टी नहीं होगा, विश्वासकर्ता, डायरेक्टर, निर्देशक, और क्या है ये, शाइन क्योर। हाँ, तो शाइन क्योर ही इसका करेक्ट आंसर है। शाइन क्योर का मतलब ही होता है एक ऐसा काम, एक ऐसा वर्क जिसमें क्या करते हैं आप कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है बट काम धाम कुछ नहीं होता। आओ, जाके बैठे रहो, मर्जी से खाओ पियो और निकल आओ, ठीक है। अब समझो ओम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, तो ओम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल, ठीक है। क्या मतलब होता है, लोकपाल। ओके, हमें आंसर मिल गया, शाइन क्योर होगा। बहुत बार पूछा गया है, एग्जामिनेशन का फेवरेट है, ज़्यादातर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाओ, 17 क्वेश्चन देखो। समथिंग दैट कॉजेज डेथ, कुछ भी ऐसा जिससे, जो किसका कारण बन जाए, मृत्यु का कारण बन जाए, कुछ ऐसा जो मृत्यु का कारण बने। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर लगाओगे, वीडियो को पॉज करोगे, आराम से आंसर दोगे जरूर, ठीक है। जो मृत्यु का कारण बन जाए, तो डेंजरस, खतरनाक होगा क्या, फैटल होगा क्या, या ब्रूटल होगा क्या, या हॉरिबल होगा। हॉरिबल सभी जानते हो, ब्रूटल सभी जानते हो, ठीक है, और आंसर लगाओगे जरूर समझ लो। तो क्या होगा भाई, डेंजरस नहीं होगा। डेंजरस का मतलब खतरनाक है, लेकिन खतरनाक इतना जरूरी भी नहीं है कि उससे क्या हो जाए, जान चली जाए। कहते हैं ना, यहाँ डेंजर जोन है, मतलब खतरा है। मतलब खतरा, मतलब जरूर, खतरा कई तरीके का होता है, ठीक है। खतरा कई तरीके का होता है, जैसे कि आप, ये बिजली है, ठीक है। अब बिजली में आपका बाई चांस कभी थोड़ा सा बहुत हाथ टच हो गया तो है तो खतरनाक, लेकिन क्या होता है, कभी ना कभी हमें छोटे से बड़े तक अभी तक करंट लग ही चुका होता है, लेकिन क्या उससे डेथ हुई, नहीं। थोड़ा बहुत हल्का बहुत करंट, हाँ डेंजरस है। अगर ज़्यादा वोल्ट का लग गया तो फिर दिक्कत है, फिर तो गए, फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा मामला। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, आपको सीधे डायरेक्ट मेन लाइन से करंट लग रहा है तो फिर बचने की चांस नहीं है, फिर तो वो भयंकर खतरनाक है, फैटल है, ठीक है। उसे आप क्या बोल सकते हो, भयंकर, मतलब घातक। घातक का ही मतलब होता है कि जो कॉज बन जाए डायरेक्ट डेथ का। लेकिन ऐसे हल्की बहुत, थोड़ी बहुत, जैसे कभी, जैसे जलना, ठीक, जैसे जलना है, जल गए तो जलने से मौत भी हो जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत तो हम आप काम करते वक्त किचन में कभी कहीं, ठीक, थोड़ा बहुत तो सभी जल जाते हैं। ऐसे तो धूप में भी बहुत ज़्यादा, जब धूप होती है, अभी गर्मी आने वाली है, तो जब गर्मियों में बहुत धूप होती है तो उससे भी जलन होती है, हम सभी को सनबर्न हो ही जाता है, तो वो भी जलना है। लेकिन वो कैसा है, वो डेंजरस है, हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी स्किन खराब हो सकती है, बट वो इतना डेंजरस नहीं है कि उससे मौत हो जाए, समझ गए। तो फैटल का मतलब होता है प्राण घातक, प्राण घातक, जो डायरेक्ट प्राण ही ले ले, ठीक है। ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। क्या मतलब होता है, निर्दयी, ठीक। हॉरिबल सभी जानते हो, डरावना, समझ गए। तो आंसर क्या लगाओगे भाई, फैटल लगाओगे, ठीक है। प्राणघातक पूछ रहा था, जिससे कारण बन जाए किसका, मृत्यु का। ओके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक वह व्यक्ति जो लिखता है, कैसा लिखता है, डेकोरेटिवली, मतलब बहुत सुंदर लिखता है, बहुत डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है साज सज्जा सहित, मतलब सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। हम सब अपना घर डेकोरेट करते हैं, अपना ऑफिस डेकोरेट करते हो ना, ठीक। कहाँ पे कौन सा फ्लावर पॉट लगाना है, कहाँ पर कौन सी ग्रास लगानी है, कहाँ पे क्या लगी, ये सब डेकोरेशन के पार्ट में, ठीक है। तो वो पूछ रहा है, वह व्यक्ति जो लिखता है डेकोरेटिवली, मतलब बहुत सुंदर लेख लिखता है, बहुत सुंदर राइटिंग है उसकी, उसको क्या कहोगे, बता दो। डेकोरेटिवली लिखने वाले को क्या कहेंगे, सुंदर सा, सिंपल सा। एक क्वेश्चन बचा है, 2-3 और हैं, बस जल्दी से खत्म कर लेते हैं, तो समझ लो, सिंपल समझो।
बता दूं या आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बता देती हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कैलीग्राफर कहते हैं, क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। क्या कैलीग्राफर का मतलब होता है सुलेखक, सुलेखक, है ना? अब समझो। अब कॉलियरी क्या होता है, क्या होता है? कोरियोग्राफर क्या होता है और कार्टोग्राफर क्या होता है? कॉलियरी क्या क्या मतलब होता है? तो कोल से समझ लो, कोल से समझो। जैसे कोल मतलब क्या होता है? कोयला, ठीक? तो कोल मतलब कोयला, तो कॉलियरी का मतलब ही होता है कोयले की खान, कोयले की खान। कोरियोग्राफर सभी जानते हो और कार्टोग्राफर सभी जानते हो। कोरियोग्राफर मतलब वही जो आपका क्या करता है, जो आपको डांस वगैरह, नृत्य वगैरह में क्या सिखाता है, कैसे डांस करना है, ये सब नृत्य की भाव भंगिमाएं सिखाना, ठीक है, या नृत्य सिखाना, आप सब जानते हो कोरियोग्राफर। और कार्टोग्राफर का क्या काम होता है? जो मानचित्र बनाता है, मानचित्र निर्माता, है मानचित्र निर्माता। नहीं जानते तो नोट कर लेंगे, वैसे जानते ही होंगे, क्यों, कभी ना कभी ये टर्म जरूर पड़ी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अब उस व्यक्ति को क्या कहोगे भाई? जो क्या करता है, जो क्या करता है मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग को प्रेम करता है, उसे क्या कहेंगे? वह पर्सन जो ह्यूमन बीइंग को प्रेम करता है, प्यार करता है, स्नेह रखता है मानव जाति के प्रति, उसको क्या कहोगे? मिसैंथ्रोप, एंड्रोपोलॉजिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट या मर्सिनरी? जल्दी से आंसर बताएंगे। मिसैंथ्रोप क्या होता है? मिसैंथ्रोप क्या होता है बच्चे? आंसर लगाएंगे। देखो, मिस मतलब ना की बात करता है ना, तो ये वह व्यक्ति है जो ह्यूमन बीइंग से नफरत करता है, मतलब उसको ह्यूमन बीइंग पसंद नहीं है, नफरत करने वाला। किससे? मानव जाति से, ठीक है, मानव जाति से। ये वह व्यक्ति है जो मानव जाति से क्या करता है? नफरत करता है, इस मिसैंथ्रोप है, ठीक। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, इसका आंसर लगाएंगे जरूर। एंथ्रो मतलब ह्यूमन, एंथ्रो एक रूट वर्ड है, ध्यान रखना। ये एंथ्रो मैंने कई बार बताया भी है अपनी क्लासेस में। एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, हम आप सभी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अब जो व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो इसका मतलब पोलॉजी है ना, लॉजी मतलब विज्ञान होता है, सभी जानते हो। तो ये वह व्यक्ति है जो मानव जाति का क्या करता है? मानव विज्ञानी है, सिंपल वे में समझ लो। मानव विज्ञानी मतलब मानव ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो रिसर्च करता है, या जो जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो सकती है, उसके ऑर्गन्स हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, इन सब के बारे में समझ गए। तो मानव विज्ञानी को कहते हैं, जैसे मानव की बहुत ज़्यादा ज्ञान हो तो उसको कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, फिलंथ्रोपिस्ट। तो फाइल मतलब प्रेम करना, अभी बताया था, पीछे आया भी था, आंसर लगा भी दिया होगा आप लोगों ने। तो आंसर तो यही होगा, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्रेम करता है। एंथ्रो छुपा हुआ है इसमें, एंथ्रो मतलब मैन और फाइल मतलब प्रेम करने, ठीक। एंथ्रो मतलब मैन और फाइल मतलब प्रेम करने वाला, साफ साफ लिख देती हूँ, चलो। फाइल मतलब प्रेम और एंथ्रो मतलब मनुष्य, ठीक है। तो ये किससे प्रेम करने वाला होगा? तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया होगा आप सभी का, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो ह्यूमन बीइंग से प्यार करे। अब मर्सिनरी क्या होता है भाई? मर्सिनरी बताइए। मर्सिनरी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कई बार। बच्चे आज मेरी तबीयत पता नहीं क्यों कुछ डाउन सी लग रही है ना। मर्सिनरी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फिर कर लेते हैं। तो समझ लो, मर्सिनरी का मतलब भी होता है किराए का। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि इन सब में कितने के मीनिंग आपको आते थे। किराए का, ठीक है, मर्सी। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, इसका क्या मतलब है? जरूर बताएंगे आंसर। कैपेबल होना किसी चीज़ का, इंटरप्रेटेड इन टू वेज मतलब किसी चीज़ में आप इतने सक्षम हैं कि आप उसका क्या करते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं दो तरीके से। मतलब कहने का ऐसे समझो सिंपल वे में कि किसी चीज़ के दो अर्थ होना, सीधी सीधी बात, किसी चीज़ के दो अर्थ होना। कैपेबल ऑफ बीइंग क्या होना? इंटरप्रेटेड इन टू वेज मतलब किसी चीज़ के, किसी वाक्य के दो अर्थ होना, या किसी शब्द के दो अर्थ निकलना, या दो मीनिंग निकलना। किसी की कही गई बात हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग ऐसे बोल देते हैं कि उस शब्द का अर्थ आप ये नहीं समझ पाते कि इसे पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, मतलब इसके तो दोनों ही अर्थ निकल, समझ गए? तो वो वाली बात है। तो कंफ्यूजिंग होगा, अनक्लियर होगा, एम्बिगियस होगा या एम्बीवर्ट होगा। आंसर लगाएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में, समझ गए? क्लियर? समझो।
सिंपल आंसर है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब ही होता है द्विअर्थी, मतलब जिसके दो अर्थ निकले, द्विअर्थी, ठीक है। या जो संदिग्ध हो, मतलब जिसमें पता ही ना चले, क्लियर, संदिग्ध, ठीक है। तो एम्बी का मतलब भी दो ही होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख सके उसको बोलते हैं। एम्बीबर्ट क्या होता है, जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही हो, मतलब जो कम भी बोलता है और जब ज़रूरत होती है तो अत्यधिक भी बोल लेता है, ठीक है। अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वाले ही गुण जिस व्यक्ति में हो उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। अनक्लियर अस्पष्ट होता है, कंफ्यूजिंग आप जानते ही हैं, जो क्या हो, कंफ्यूज कर दे, जो आपको असमंजस में डाल दे, ठीक। अनक्लियर अस्पष्ट, लेकिन अस्पष्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अस्पष्ट तो चीज़ें दिखाई भी नहीं देती तो हम उन्हें भी बोलते हैं ये अनक्लियर है। जैसे मान लीजिए अभी चलते चलते क्लास आपको आपके कैमरे में आपकी विजिबिलिटी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए तो मैं आपको उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दूंगी, जो फॉन्ट लिखे हुए हैं नहीं क्लियर दिखाई देंगे, तो वो क्या होगा, वो अस्पष्ट होगा, लेकिन उसके दो अर्थ नहीं होंगे, समझिए। अस्पष्ट होगा लेकिन उसके दो अर्थ नहीं होंगे। ये क्या है, अस्पष्ट है लेकिन कैसा, संदिग्ध है, मतलब उसके दो अर्थ हैं, द्विअर्थी हैं, ओके। तो शब्दों में अंतर है, कंफ्यूजिंग आपको जो कंफ्यूज कर दे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज देखे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से नोट कर लेना बच्चे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।